सोचिए एक ऐसा कैदी जो चार चार उम्र कैद की सजा काट रहा था और एक दिन वो गायब हो गया। ना दीवार टूटी ना सुरंग मिली। फिर वो निकला कैसे? उसके पीछे लगे 500 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स, FBI, HRT, हजारों लोगों की जान खतरे में थी और उसके पास था एक प्लान और बहुत से हथियार। ये कहानी है डैनी रे हॉर्निंग की, अमेरिका के सबसे खतरनाक भगोड़े की। 20 सितंबर 1990 की सुबह बर्न्स कट ऑफ नदी स्टॉकटन के पास एक मछुआरा रोज की तरह मछली पकड़ने गया था। तभी अचानक उसके कांटे में कुछ भारी अटक गया। जब उसने लाइन खींची तो पानी से बाहर आया एक बड़ा प्लास्टिक बैग। शायद उसे उम्मीद थी कि ये कोई फेंका हुआ सामान या कचरा होगा, लेकिन जैसे ही उसने बैग खोला उसकी रूह कांप गई। बैग के अंदर था एक इंसानी पैर। वो मछुआरा घबरा गया और तुरंत फोन किया सैन जकीन काउंटी शेरिफ्स ऑफिस को। कुछ ही देर में पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। उन्होंने उस मछुआरे की बात की पुष्टि की। वो हिस्सा वाकई इंसानी शरीर का था, लेकिन समस्या ये थी, ना कोई पहचान मिल रही थी, ना कोई ऐसा सुराग जिससे ये जाना जा सके कि वो शरीर किसका है। अब केस को सौंपा गया होमिसाइड डिटेक्टिव सर्जेंट अर्मांडो मायोया को। उन्हें इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लीड करने की जिम्मेदारी दी गई। शाम होते होते नदी और उसके किनारे की गहन तलाशी ली जाने लगी। हर पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए टीम ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया। एक तरफ बोट यूनिट को नदी में उतारा गया तो दूसरी तरफ डिटेक्टिव्स टॉर्च लेकर नदी के किनारे छप्पा छप्पा छान रहे थे। अगली सुबह जैसे ही उजाला हुआ, टीम ने रिवर ड्रैगिंग शुरू कर दी, गहरे पानी को खंगालते हुए और साथ ही साथ किनारों की बारीकी से जांच करते हुए। कुछ ही देर में एक और प्लास्टिक बैग बरामद हुआ। इस बार अंदर थे 2 इंसानी हाथ। उनकी कलाइयों को कसकर बांधा गया था मास्किंग टेप से। और ये यहीं खत्म नहीं हुआ। पास में तैनात बोट यूनिट को एक और ऑब्जेक्ट मिला। उसे जब खींचकर बाहर निकाला गया तो वो था एक इंसानी धड़ यानी टॉर्सो, जो पूरी तरह से एक चादर में लपटा हुआ था। जैसे जैसे तलाशी आगे बढ़ी वैसे वैसे इस हत्याकांड की परतें खुलती जा रही थीं। कुछ वक्त बाद उन्हें एक और बैग मिला। इसमें था एक दाहिना पैर। फिर एक और बैग में मिला विक्टिम का सिर और कुछ दूरी पर कपड़े। हर हिस्सा अलग अलग प्लास्टिक बैग्स में था। हर एक को बड़े सोच समझकर अलग अलग जगहों पर फेंका गया था। कई घंटों की सर्चिंग के बाद इन्वेस्टिगेटर्स के पास अब पूरे एक इंसानी शरीर के टुकड़े इकट्ठा हो चुके थे। एक पुरुष की बॉडी जिसे बेरहमी से टुकड़ों में काटा गया था। जांच से जुड़े एक अफसर ने बाद में कहा, ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये बहुत ही बेरहमी से किया गया काम था। किसी इंसान को पहले टुकड़ों में काटना, फिर उसे बैग्स में भरकर अलग अलग जगहों पर फेंकना, और वो भी इस बेपरवाही से। ये दिखाता है कि करने वाला कितना ठंडा और संवेदनहीन था। जब सारे शरीर के हिस्से मॉर्चरी ले जाए गए तो वहां कोरोनर ने उनका मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू किया। मॉर्चरी मतलब एक ऐसी जगह जहां मृत शरीरों को पोस्टमार्टम के लिए या अंतिम संस्कार से पहले सुरक्षित रखा जाता है। उन्होंने साफ बताया कि ये शरीर सरेटेड नाइफ से काटा गया था, यानी एक ऐसा चाकू जिसकी धार दांतेदार होती है, जिससे काटना आसान लेकिन बेहद दर्दनाक होता है। अब जानना ये बाकी था कि मर्डर से पहले ही बॉडी को काटा गया था या फिर शख्स जिंदा था जब उसे टुकड़ों में बांटा गया। अब असली सवाल सामने था, ये आदमी था कौन? जब पुलिस ने कपड़ों की जांच शुरू की तो उन्हें एक वॉलेट मिला जिसमें था कैलिफोर्निया ड्राइविंग लाइसेंस। नाम लिखा था सैम ली मैकलॉग, उम्र 40 साल, स्टॉकटन का रहने वाला। पुलिस रिकॉर्ड खंगाले गए और पता चला कि मैकलॉग का छोटा मोटा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन कुछ गंभीर नहीं। फिर उसकी फिंगरप्रिंट्स की पुष्टि भी हो गई, यानी ये साफ था कि शरीर के टुकड़े सैम मैकलॉग के ही थे। पुलिस ने जैसे ही मैकलॉग के परिवार को उसकी मौत की जानकारी दी, वहीं दूसरी ओर उन्हें अब घर की तलाशी की अनुमति भी मिल गई। डिटेक्टिव बताते हैं, जब हमारे पास नाम और पता दोनों आ गए तो हम तुरंत उसके घर पहुंचे। उसका घर था 5200 ब्लॉक पूर्व मारेपोसा रोड, दक्षिण स्टॉकटन। वहां पहले से मैकलॉग की गर्लफ्रेंड मौजूद थी, जिसने उसी दिन सुबह उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने पुलिस को बताया कि सैम कई दिनों से कॉल नहीं कर रहा था। जब वो खुद उसके घर पहुंची तो घर की हालत देखकर घबरा गई। घर में काफी सामान बिखरा पड़ा था और कई चीजें गायब थी। गायब चीजों में शामिल था उसका सफेद रंग का जीप चेरोकी और साथ ही 2 शॉटगन्स, एक रिवॉल्वर और एक 9 मिलीमीटर सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल। अब पुलिस ने घर की बारीकी से जांच शुरू की। फर्श पर जूतों के निशान मिले। इलेक्ट्रोस्टैटिक टेस्ट के जरिए उन फुटप्रिंट्स को एनालाइज किया गया और पता चला कि ये निशान बूट से बने थे। इसके अलावा पुलिस को घर में कुछ लेटेंट फिंगरप्रिंट्स भी मिले, लेकिन वो सभी फिंगरप्रिंट्स मैकलॉग या घर के सदस्यों के ही थे। कोई भी निशान ऐसा नहीं था जो बाहरी व्यक्ति का हो। अगर मर्डर घर के अंदर हुआ होता तो जाहिर सी बात थी कि वहां खून के निशान मिलते, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला। डिटेक्टिव्स बताते हैं, हम लगभग निकलने ही वाले थे, लेकिन हमने बाथरूम के टब की तरफ फ्लैशलाइट मारी। तभी टब के ड्रेन एरिया से एक अजीब सी चमक उठी जो बिल्कुल किसी सीक्वेंस जैसी लग रही थी। लेकिन वो कोई कपड़े की चमक नहीं थी, वो थी कोलाजन की चमक, जो हड्डियों में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक चीज होती है और रोशनी में हल्की सी चमकती है। जब टीम ने ड्रेन को और गौर से देखा
तो उन्हें वहाँ खून, टिश्यू, हड्डियों के टुकड़े और एक बड़ी मात्रा में बाल मिले। अब उन्हें पूरा यकीन था कि सैम मैकलग के शरीर को उसी बाथरूम में टुकड़ों में काटा गया था। जब फॉरेंसिक लैब में इस मटेरियल का टेस्ट कराया गया तो बाल और खून सैम मैकलग से मैच हो गए। कॉर्नर ने आखिरकार ये तय किया कि सैम की मौत डिसमेंबर करने से पहले ही हो चुकी थी। उसकी हत्या सर पर गोली मारकर की गई थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब आगे जांच की तो उन्हें पाउडर बर्न्स भी मिले, जिसका मतलब था कि सैम को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी। कॉर्नर ने सिर से बुलेट फ्रैगमेंट्स निकाले और उन्हें आगे जांच के लिए स्टेट बैलिस्टिक्स लैब भेज दिया गया। वहाँ के एग्जामिनर्स ने फ्रैगमेंट्स का साइज, वेट और कॉम्पोजिशन एनालाइज किया। उनकी रिपोर्ट के अनुसार मर्डर में इस्तेमाल किया गया हथियार था 22 कैलिबर राइफल। बैलिस्टिक्स टीम ने टेस्ट फायर्ड बुलेट्स को कंपेयर करके कहा कि संभावना है कि जो हथियार इस्तेमाल हुआ वो वेस्टर्न फील्ड ब्रांड राइफल हो सकता है। अब डिटेक्टिव्स ने मैकलग की चोरी हुई जीप और गायब हुए हथियारों के सीरियल नंबर्स तलाशना शुरू किया। उन्होंने वो नंबर नेशनल क्राइम इन्फॉर्मेशन सेंटर NICIC में डाल दिए। NICIC एक ऐसा नेशन वाइड डेटाबेस है जिसे अमेरिका की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं, क्राइम, स्टोलन व्हीकल्स, हथियारों और यहाँ तक कि मिसिंग पर्सन्स को ट्रैक करने के लिए। अगर मैकलग की जीप या उसकी गन कहीं भी दिखती तो सैन जवाकिन काउंटी डिटेक्टिव्स को तुरंत अलर्ट मिल जाता। कुछ ही दिनों में स्टॉकटन पुलिस के एक अफसर ने मैकलग की जीप को उसके घर से कई मील दूर एक सुनसान जगह पर खड़ा पाया। लेकिन जब उस जीप की जांच की गई तो उसमें से कोई खास सुराग नहीं मिला, ना फिंगरप्रिंट्स, ना कोई पर्सनल सामान, कुछ भी ऐसा नहीं जिससे कातिल की पहचान हो सके। इन्वेस्टिगेटर्स के पास अभी भी कातिल को लेकर कोई ठोस लीड नहीं थी। अब उन्होंने मैकलग के मोहल्ले में जाकर पूछताछ शुरू की। उम्मीद थी कि शायद किसी ने कुछ अजीब देखा हो या कोई हल्की सी आवाज़ सुनी हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कहा उन्होंने कुछ भी अनयूजुअल नहीं देखा। हालांकि एक पड़ोसी ने एक पुरानी बात याद दिलाई। उसने बताया कि करीब 2 साल पहले मैकलग के साथ लूटपाट हुई थी। जब पुलिस ने रिकॉर्ड्स चेक किए तो वो बात सच निकली। नेम सर्च के दौरान एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें उस पुरानी वारदात का सस्पेक्ट था स्टीफन हॉर्निंग। उस रिपोर्ट के मुताबिक स्टीफन ने मैकलग को गन पॉइंट पर लूटा था। ये पहली बार था कि पुलिस को कोई ठोस नाम और डायरेक्शन मिला, लेकिन जब डिटेक्टिव स्टीफन के लास्ट नोन एड्रेस पर पहुंचे तो वहां वो नहीं मिला। अब पुलिस ने स्टीफन का पता लगाने के लिए उसके बड़े भाई को संपर्क किया, जो पास के एक कॉलेज में कैंपस पुलिस ऑफिसर था। स्टीफन का भाई डिटेक्टिव्स को एक और ज़रूरी जानकारी देता है। स्टीफन 5 भाइयों में से एक है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका जुड़ाव था डैनी रे हॉर्निंग के साथ। स्टीफन और डैनी अक्सर साथ में वक्त बिताते थे। वो दोनों अक्सर शिकार और मछली पकड़ने जाया करते थे, और जहाँ जाते थे वो जगह कोई और नहीं बल्कि वहीं थी बर्न्स कट रिवर, यानी वही नदी जहाँ सैम मैकलग की लाश के टुकड़े मिले थे। अब बात यही नहीं रुकी। स्टीफन के बड़े भाई ने डिटेक्टिव्स को एक पुराना किस्सा सुनाया, एक हंटिंग ट्रिप का, जिस पर स्टीफन और डैनी एक बार साथ गए थे। वो बताते हैं एक बार उन्होंने एक हिरन मारा था और उसे घर लाकर उसी के बाथरूम में काटा था। डिटेक्टिव्स के लिए ये डिटेल बहुत अहम थी, क्योंकि सैम मैकलग का शरीर भी उसी तरीके से डिसमेंबर किया गया था और उसी जगह। बाद में स्टीफन के भाई ने एक और बात बताई कि उस वक्त जब हिरन को काटा गया था तो डैनी ने उसके टुकड़े काले प्लास्टिक के गार्बेज बैग्स में डाल दिए थे। अब डिटेक्टिव्स को ये सब सुनकर एक बात साफ महसूस हुई कि ये कहानी सैम के मर्डर से अजीब तरह से मेल खा रही थी। इसी शक को और मजबूत करने के लिए डिटेक्टिव्स ने स्टीफन के भाई को एक प्लास्टिक बैग दिखाया जिसमें सैम की बॉडी के टुकड़ों के साथ कुछ कपड़े भी थे। उन्होंने जब वो कपड़े दिखाए तो भाई ने पहचान लिया। ये काले रंग की शॉर्ट्स और टी-शर्ट डैनी अक्सर यही पहनता था। पुलिस ने नोट किया कि हॉर्निंग फैमिली का कोई भी सदस्य स्टीफन या डैनी को 19 सितंबर के बाद से नहीं देखा था, और उसी दिन सैम मैकलग के मारे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना मानी जा रही थी। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे पुलिस को स्टीफन और डैनी हॉर्निंग पर शक मजबूत होता गया। अब डिटेक्टिव्स के पास इतने पुख्ता सुराग थे कि उन्होंने केस को जज के सामने पेश किया और एक सर्च वारंट के साथ साथ दोनों भाइयों के लिए अरेस्ट वारंट भी जारी करवा लिया। ये तारीख थी 20 नवंबर 1990, यानी सैम मैकलग की हत्या के लगभग 2 महीने बाद। सैन जवाकिन काउंटी के अफसर एक बार फिर पहुंचे स्टीफन और डैनी के घर, जो उनके माता पिता के घर के पीछे एक ट्रेलर में था। जब टीम वहां पहुंची तो ट्रेलर के अंदर कोई नहीं था, लेकिन डिटेक्टिव्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने आसपास की जगह की तलाशी शुरू की और ट्रेलर के पीछे उन्हें मिला एक बेहद अहम सुराग, एक राइफल का कटा हुआ स्टॉक और एक सॉर्ड ऑफ बैरन। लैब रिपोर्ट्स पहले ही बता चुकी थी कि मैकलग की हत्या में जो हथियार इस्तेमाल हुआ था वो शायद वेस्टर्न फील्ड ब्रांड की 22 कैलिबर राइफल थी। अब जो बैरल ट्रेलर के पास मिला था वो भी वेस्टर्न फील्ड कैलिबर बैरल ही था। यानी ये साफ था कि जो हथियार हत्या में इस्तेमाल हुआ उसका कुछ हिस्सा अब पुलिस के हाथ लग चुका था। अगले ही दिन डेप्यूटीज एक बार फिर ट्रेलर पर लौटे। इस बार ट्रेलर के अंदर था स्टीफन हॉर्निंग। उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया सैम मैकलग की हत्या के आरोप में। लेकिन दूसरा संदिग्ध स्टीफन का भाई डैनी रे हॉर्निंग अब भी गायब था। दिसंबर 1990 सॉकिन काउंटी जेल डिटेक्टिव्स के पास अब एक संदिग्ध था स्टीफन हॉर्निंग, जिसे 1 महीने लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद अरेस्ट किया गया था। लेकिन पुलिस को उसे लंबे समय तक हिरासत में रखने के लिए अब भी और मजबूत सबूत चाहिए थे। दूसरी तरफ उसका भाई डैनी रे हॉर्निंग, जो इस केस में बराबर संदिग्ध था, अब इलाके से फरार हो चुका था। स्टीफन ने पूछताछ के दौरान कहा, मुझे इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है और मुझे नहीं पता डैनी कहाँ है। स्टीफन से कोई मदद ना मिलते देख इन्वेस्टिगेटर्स अब पहुंचे हॉर्निंग भाइयों के पिता के पास, और ये एक अहम मोड़ साबित हुआ। डिटेक्टिव सार्जेंट अरमांडो मायोया ने बताया, डैनी के पिता ने हमें एक जरूरी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि डेनी के पास एक सर्ड ऑफ 22 कैलिबर राइफल थी और एक बार डेनी ने उसी बंदूक से ट्रेलर के पीछे एक कुत्ते को गोली मारी थी। उनके पिता ने यह भी कहा कि उस वक्त स्टीफन भी वहीं था और उसने क्रॉसबो से वार किया था। मिस्टर हॉर्निंग को शक था कि उस कुत्ते को ट्रेलर के पीछे कहीं जमीन में गाड़ दिया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने यार्ड की तलाशी शुरू की और एक जगह की मिट्टी कुछ ताज़ा खुदी हुई लगी। उन्होंने वहां खुदाई शुरू की और थोड़ी देर में वो कुत्ता मिल गया। एक डिटेक्टिव ने कुत्ते की बॉडी की जांच की और उसके सिर में गोलियों का निशान मिला। बॉडी से निकाली गई बुलेट को जांच के लिए स्टेट बैलिस्टिक्स लैब भेजा गया। रिपोर्ट के मुताबिक कुत्ते को मारी गई गोली भी वेस्टर्न फील्ड कैलिबर राइफल से ही निकली थी। अब टेक्नीशियंस ने वो गोली कंपेयर की उस बुलेट से जो सैम मैकलग की हत्या में सिर में मिली थी। रिजल्ट चौंकाने वाला था। दोनों गोलियां एक ही हथियार से चलाई गई थी। डिटेक्टिव्स ने यह नया बैलिस्टिक एविडेंस लेकर जेल में फिर स्टीफन हॉर्निंग से पूछताछ की। उसे बताया गया कि कुत्ते की बॉडी से निकली गोली सैम की हत्या में इस्तेमाल हुई गोली से मेल खाती है और डेनी को उस राइफल के साथ देखा गया था। अब स्टीफन को लगने लगा कि केस उसके और उसके भाई के खिलाफ काफी मजबूत हो चुका है और तभी उसने सहयोग करने का फैसला किया। स्टीफन ने बताया कि 2 साल पहले मैकलग के साथ जो पहली लूट हुई थी उसमें डेनी शामिल था। डेनी को गुस्सा था कि मैकलग ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया और उसने कसम खाई थी कि एक दिन वो मैकलग को मार डालेगा। हालांकि उसी दौरान डेनी को चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस में जेल हो गई थी, लेकिन जब वो रिहा हुआ और मैकलग की हत्या से कुछ महीने पहले बाहर आया तो उसने फिर कहा था, अब मैं मैकलग को फिर से लूटने जाऊंगा। मैकलग की हत्या में स्टीफन हॉर्निंग पर कोई ठोस फिजिकल एविडेंस नहीं मिला था, इसीलिए पुलिस को मजबूरी में उस पर से मर्डर चार्ज हटाना पड़ा। अब उनका पूरा ध्यान एक ही इंसान पर था, डेनी रे हॉर्निंग। लेकिन डेनी गायब हो चुका था। पूरे 6 महीने तक डिटेक्टिव सार्जेंट अरमांडो मायोया लगातार उसकी तलाश में लगे रहे, लेकिन कोई भी नया सुराग हाथ नहीं लगा। और फिर 22 मार्च 1991 को उन्हें एक फ़ोन कॉल मिली विंसलो, एरिजोना से। मायो बताते हैं, वहां की पुलिस ने मुझे बताया कि डेनी रे हॉर्निंग को उसी दिन एक बैंक रॉबरी में गिरफ्तार किया गया है। डेनी ने वैली नेशनल बैंक विंसलो में घुसकर एक 9 मिलीमीटर पिस्तल निकाल ली थी और बैंक मैनेजर को बंदूक के नॉक पर ले लिया था, जबकि बैंक का एक टेलर $25,000 से भरा हुआ बैग निकाल रहा था। लेकिन उसी टेलर ने चुपचाप एक साइलेंट अलार्म भी एक्टिवेट कर दिया। सिर्फ एक ब्लॉक दूर विंसलो पुलिस डिपार्टमेंट में बैठे डिटेक्टिव एल्मा हेसी को कॉल मिली। उन्होंने बिना मार्क वाली गाड़ी में जाकर बैंक की तरफ पोजीशन ली ताकि अंदर की हलचल देख सकें। गाड़ी से कुछ नहीं दिखा तो वो खुद आगे बढ़े और खिड़की से झांक कर देखा। वो बताते हैं, मैंने देखा एक अकेला आदमी बंदूक ताने किसी को बंधक बनाए दरवाजे की तरफ पीछे हट रहा था। जैसे ही वो बाहर निकला, डिटेक्टिव हेसी ने फुर्ती से अपनी बंदूक उसके पेट पर रखी और उसे दीवार की तरफ खींच लिया। फिर बैंक बैग उसके हाथ से छुड़ाकर अपने कब्जे में लिया। उसके पास एक 9 मिलीमीटर पिस्तल थी। पकड़ने के बाद जब पुलिस ने उसकी पहचान की तो नाम सामने आया, डेनी रे हॉर्निंग। NCIC सिस्टम में चेक किया गया और पता चला कि कैलिफोर्निया में उसके खिलाफ मर्डर वारंट पहले से जारी है। डिटेक्टिव मायो को बताया गया कि उनके पास जो पिस्तल मिली है उसका सीरियल नंबर उन्होंने कंफर्म किया और वो नंबर मैकलग के घर से चोरी हुई पिस्तल का ही था। अब ये साफ था, डेनी रे हॉर्निंग सिर्फ एक बैंक रॉबर नहीं बल्कि एक हत्या का मुख्य संदिग्ध भी था। एरिजोना में मुकदमा चला। डेनी पर लगे थे आर्म्ड रॉबरी, किडनैपिंग और असॉल्ट के आरोप। मुकदमे के दौरान डेनी ने खुलेआम जज से कहा, आप मुझे जो सबसे सख्त सजा दे सकते हैं दीजिए, मैं 1 साल के अंदर जेल तोड़कर भाग जाऊंगा। जज ने उसे हल्के में नहीं लिया, उसे सुनाई गई 4 लाइफ सेंटेंसेस। कैलिफोर्निया पुलिस ने तय किया कि उन्हें अब एक्सट्रेडिशन की जरूरत नहीं है। डेनी अब अपना समय एरिजोना स्टेट प्रिजन फ्लोरेंस में काटेगा। लेकिन फिर आया 12 मई 1992। शाम 4 बजे रूटीन हेडकाउंट चल रहा था, लेकिन जब गिनती पूरी हुई तो एक कैदी गायब था, प्रिजनर नंबर 85897, डेनी रे हॉर्निंग। तुरंत अलार्म बजा, पूरा जेल लॉकडाउन कर दिया गया। हर ब्लॉक, हर सेल बारीकी से तलाशी ली गई, लेकिन डेनी का कोई पता नहीं चला। एक ऐसा इंसान जो ना सिर्फ 4 लाइफ सेंटेंसेस काट रहा था बल्कि कैलिफोर्निया में एक भयानक हत्या का भी सस्पेक्ट था, अब फिर से भाग चुका था। बिल्कुल उसी दिन एरिजोना स्टेट प्रिजन के बाहर शुरू हुई एक बड़ी और खतरनाक मैनहंट। डेनी को पकड़ने के लिए लोकल, स्टेट और फेडरल एजेंसीज की टीमें एक्टिवेट की गई। एरिजोना डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस के फ्यूजिटिव इन्वेस्टिगेटर डक शूस्टर को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। वो बताते हैं, हमारे पास एक्सपर्ट ट्रैकर्स थे, ट्रेन डॉग्स, गाड़ियां, सारा जरूरी इक्विपमेंट था। हमारा प्लान था उसे लोकेट करना, ट्रेल पकड़ना और आदमी, कुत्ते और घोड़ों के जरिए उसे ट्रैक करते हुए पकड़ना। लॉ एनफोर्समेंट टीमें जेल के आसपास सर्च बढ़ा रही थीं, लेकिन डेनी वहां से बहुत आगे निकल चुका था। डक शूस्टर अब खुद वापस जेल लौटे, ये समझने के लिए कि आखिर वो भागा कैसे। FBI को भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया। डेनी का रिकॉर्ड खंगाला गया। वो सेंट्रल यूनिट में रखा गया था, यानी जेल का सबसे सिक्योर सेक्शन। कोई सुराग नहीं मिला कि उसने दीवार तोड़ी हो या सुरंग बनाकर भागा हो। अब करेक्शंस ऑफिसर्स और दूसरे कैदियों से पूछताछ शुरू हुई ताकि पता चल सके कि डेनी ने आखिरी बार क्या किया था।
डक शूस्टर ने सबसे पहले ये समझने की कोशिश की कि जब गिनती हुई तो वो अपनी लॉक की गई सेल में क्यों नहीं था। जेल के सिस्टम को समझते हुए इन्वेस्टिगेटर्स ने एक और बात नोट की। हर वक्त सभी कैदी अपनी सेल में लॉक नहीं होते। कुछ लोग वर्क साइट्स पे भेजे जाते हैं, कुछ किचन में काम करते हैं और कुछ दूसरी जिम्मेदारियों में। मतलब हर गिनती में कुछ कैदी सेल से बाहर होते हैं और उनकी उपस्थिति को एक आउट काउंट शीट में दर्ज किया जाता है। स्टाफ उन्हें फिजिकली देखकर लिखते हैं, जैसे ये 4 कैदी किचन में काम कर रहे हैं। डैनी हॉर्निंग भी उन्हीं में से एक था। पता चला कि उसे जेल के अंदर एक जैनिटोरियल जॉब दी गई थी जिसमें इन्फर्मरी की सफाई भी शामिल थी। यहीं से उसकी एस्केप की तैयारी शुरू हुई। इन्फर्मरी से डैनी को मेडिकल यूनिट तक एक्सेस मिला, जहां से उसने एक सफेद लैब कोट चुरा लिया। फिर उसने किचन वर्कर से सफेद पैंट हासिल किए। अब इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि डैनी ने अपनी प्रिजन यूनिफॉर्म बदल दी थी, लैब कोट, सफेद पैंट और एक फेक एम्प्लॉय आईडी के साथ। इस नई वेशभूषा में वो जेल से आराम से बाहर निकल गया, जैसे कि वो कोई मेडिकल स्टाफ हो। फिर कुछ ही मील चलते हुए वो पहुंच गया फ्लोरेंस शहर के अंदर। अब इन्वेस्टिगेटर्स ने डैनी की पुरानी हिस्ट्री चेक की ताकि समझा जा सके कि वो आगे कहां जा सकता है। 2 संभावित डेस्टिनेशन सामने आए। पहली कैलिफोर्निया, जहां उसके परिवार और कुछ पुराने संपर्क थे। दूसरी विंस्लो, एरिजोना, जहां डैनी ने पहले ही FBI एजेंट्स और पुलिस के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई थी, वो लोग जिनकी वजह से उसे जेल हुई थी। अब इस केस में शामिल हो गया FBI का स्पेशल एजेंट केट ऑल्स्ट हीनिक्स फील्ड ऑफिस से। उन्होंने बताया, जेल से हमें इन्फो मिली थी कि हॉर्निंग शायद और बैंक रॉबरीज करने वाला है और उसके बाद विंस्लो जाएगा, या तो उस बैंक को लूटने जिसने उसे फंसाया या फिर FBI एजेंट्स को मारने। टॉलहर्स्ट ने हॉर्निंग की सेल में छोड़ी गई चीजों को जांचा और उन्हें भेजा गया FBI एकेडमी क्वांटिको, वर्जीनिया, बिहेवियरल प्रोफाइलिंग के लिए। FBI के बिहेवियरल साइंस एक्सपर्ट्स ने उसकी बैकग्राउंड और माइंडसेट को समझने की कोशिश की कि क्या डैनी अपने थ्रेट्स को सच में अंजाम दे सकता है। कुछ समय बाद रिपोर्ट आई और उसमें बताया गया कि हाँ, ये आदमी अपने धमकियों को वास्तव में अंजाम दे सकता है। वो मेंटली और फिजिकली केपेबल है। अब बात सिर्फ एक भगौड़े को पकड़ने की नहीं थी, ये एक ऐसे इंसान को रोकने की लड़ाई थी जो FBI एजेंट्स तक को मारने की प्लानिंग कर चुका था। और फिर उसके फरार होने के 3 दिन बाद 15 मई पिनाल काउंटी शेरिफ्स डेप्यूटीज को एक रिपोर्ट मिली। जेल से 15 मील पश्चिम में एक रैंच हाउस में चोरी हुई थी। घर के मालिक ने बताया कि कपड़े, एक पेयर ऑफ बिनोक्यूलर्स और खाने पीने का सामान गायब था। और सिर्फ यही नहीं, घर से कई लोडेड गन भी चोरी हो गई थी। FBI और लोकल पुलिस को यकीन था ये सब कुछ डैनी ने ही किया है और उनका शक सही साबित हुआ, क्योंकि उस घर में एक फिंगरप्रिंट मिला जो डैनी रे हॉर्निंग का था। अब पुलिस को पूरा यकीन था डैनी अपने प्लान को सच में अंजाम देने की तैयारी कर चुका है और अब वो हथियारों से लैस भी हो चुका है। FBI ने पब्लिक को अलर्ट करने के लिए मीडिया का सहारा लिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डैनी की तस्वीर और उसकी एस्केप से जुड़ी जानकारी रिलीज की गई। लोगों से कहा गया, अगर डैनी हॉर्निंग कहीं दिखे तो तुरंत FBI को कॉल करे, लेकिन खुद उसके पास जाने की कोशिश ना करे क्योंकि वो खतरनाक और हथियारबंद है। मीडिया कवरेज से कई लीव्स आने लगी। एक कॉल में बताया गया कि कुछ कैंपर्स ने डैनी को देखा है। वो खाना, मैप्स और सर्वाइवल गियर लेक मॉर्मन के पास चोरी कर रहा है, जो जेल से करीब 170 मील उत्तर में है। हालांकि डैनी शिकार और मछली पकड़ने में माहिर था, फिर भी जंगल में जिंदा रहने के लिए वो चोरी करता जा रहा था। अब लोकल अफसर उसके पीछे ट्रेल पकड़ चुके थे। वो पैटर्न साफ था। डैनी किसी केबिन में घुसता, खाना चुराता और फिर अगली जगह निकल जाता। अब तक कोकोनिनो काउंट के लोकल शेरिफ ऑफिसर्स ने सैकड़ों केबिन और घरों की तलाशी शुरू कर दी थी। हर घर, हर स्ट्रक्चर जिसमें डैनी छिप सकता था, पुलिस उसे एक एक कर चेक कर रही थी। और उसी दौरान डैनी रे हॉर्निंग अब ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क के करीब पहुंच रहा था और इसी के साथ शुरू हो चुका था समर टूरिस्ट सीजन। इसका मतलब था हजारों लोग अब ग्रैंड कैनियन घूमने वाले थे और अगर डैनी पकड़ा नहीं गया तो उन सब की जान खतरे में थी। डैनी के मूवमेंट को देखकर अब सभी एजेंसीज ने सर्च एरिया को नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर दिया। एरिजोना डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस और शेरिफ्स डिपार्टमेंट्स की फ्यूजिटिव रिस्पांस टीम्स ने अपनी फोर्स को कोकोनिनो काउंट में फोकस कर दिया। लेकिन ये आसान नहीं था। कोकोनिनो काउंट में फैले थे 18,000 एकड़ जंगल, पहाड़, चट्टान, खतरनाक इलाका और ये सब एक भगौड़े के लिए परफेक्ट छुपने की जगह बन चुका था। एक अफसर ने बताया, हम पहाड़ों में थे। लेक मॉर्मन का इलाका था। चारों तरफ सिर्फ पेड़, पत्थर, पहाड़ और जंगल। हेलीकॉप्टर्स, रेडियोस, डॉग्स, हॉर्सेस, ट्रेलर्स सब लगाया गया था। ये एक मैसिव मोबिलाइजेशन थी। 3 जून 1992 एक नेशनल फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर कोकोनिनो काउंट के एक कैंप ग्राउंड में पेट्रोल कर रहा था। तभी उसने एक आदमी को जंगल से बाहर आते देखा और वो कोई और नहीं बल्कि डैनी रे हॉर्निंग था। लेकिन अफसर अकेला था और डैनी हथियारबंद और खतरनाक था, तो उसने पीछा नहीं किया बल्कि रीइंफोर्समेंट्स को बुलाया। लेकिन जब बाकी टीम वहां पहुंची, डैनी एक बार फिर गायब हो चुका था। गर्मियों का मौसम था और अमेरिका का सबसे खतरनाक भगौड़ा अब भी आज़ाद घूम रहा था। डैनी रे हॉर्निंग, जिसे 4 लाइफ सेंटेंसेस मिली थी, जेल से सिर्फ 9 महीने में भाग निकला था। FBI को अब भी यही यकीन था कि डैनी का अगला टारगेट है विंस्लो, एरिजोना, वो जगह जहां उसके खिलाफ केस चलाया गया और जहां वो FBI एजेंट से बदला लेना चाहता था। 11 जून को एजेंट्स को खबर मिली कि पाइन नाम के छोटे से टाउन में एक केबिन में चोरी हुई है। ये जगह जेल और विंस्लो के बीच पड़ती थी। इस बार डैनी ने एक ट्रक चुराया और इस बार उसने एक नया काम किया। अब वो खुद को एक आउटलॉ सेलिब्रिटी की तरह पेश करना चाहता था। FBI के स्पेशल एजेंट कीथ टोलहर्स बताते हैं, उसने उस केबिन से और भी हथियार चुराए और एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था, थैंक यू फॉर द आइटम्स, डैनी रे। यानी अब वो चाहता था कि उसका नाम, उसकी पहचान एक लोकप्रिय अपराधी की तरह पहचानी जाए।
लेकिन जैसे ही ये कहानी मीडिया में आई, इन्वेस्टिगेटर्स को एक नया डर सताने लगा। उन्हें चिंता थी कि कहीं पब्लिक डेनी को सिर्फ एक रोमांचकारी भागा हुआ कैदी ना समझे, जबकि सच्चाई ये थी कि वो एक संभावित हत्यारा था जिसने कैलिफोर्निया में एक इंसान को टुकड़ों में काटा था, और अब उसके पास था एक तेज वाहन, पूरी तरह से लोडेड हथियार और रास्ता ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क की तरफ, वो भी ऐसे वक्त में जब हजारों टूरिस्ट अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने वहां पहुंच रहे थे। अगले 10 दिनों तक डेनी की कोई साइटिंग नहीं मिली, और अब क्योंकि उसके पास एक ट्रक था, संभव था कि वो सैकड़ों मील दूर निकल गया हो। फिर 21 जून को एक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी ऑफिसर ने उस चोरी किए गए ट्रक को देखा, पाइन टाउन से 50 मील उत्तर में। ड्राइविंग सीट पर था डेनी रे हॉर्निंग, लेकिन बाकी अफसर वहां पहुंच पाते उससे पहले ही डेनी ने ट्रक से छलांग मारी और एक बार फिर दौड़ता हुआ जंगल में घुस गया। FBI तुरंत मौके पर पहुंची। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें एक और नोट मिला जिस पर लिखा था डेनी रे, पाइन, एरिजोना। उत्तर की ओर जंगलों से घिरा इलाका था, और अगर कोई फ्लोरेंस से विंस्लो जा रहा हो तो ये रास्ते में आता था, यानी अब वो लगभग विंस्लो पहुंचने ही वाला था। और FBI को पता था डेनी के पास अभी भी हथियार है, वो तेजी से बढ़ रहा है, और अब उसकी धमकी को और भी ज़्यादा रियल माना जाने लगा था। अब खतरा सिर्फ विंस्लो में नहीं था। FBI ने अपना फील्ड कमांड पोस्ट ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क के अंदर ही बना लिया। डेनी अब हज़ारों टूरिस्ट के बीच मौजूद था। हर नई साइटिंग को मैप पर ट्रेस किया गया, हर डायरेक्शन में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अपडेट भेजे जा रहे थे। FBI, लोकल शेरिफ्स, पार्क रेंजर्स सब मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन इलाके की सीमा बहुत बड़ी थी और डेनी लगातार तेजी से मूव कर रहा था। 23 जून को 2 टूरिस्ट ने FBI एजेंट्स को रिपोर्ट दी कि उन्हें कारजैक किया गया है नेशनल पार्क के अंदर। उन्होंने बताया, हम पार्किंग लॉट में खड़े थे, तभी डेनी आया और हमें बंदूक की नोक पर कार से बाहर किया। फिर उसने कहा कि वो हमें लेकर ग्रैंड कैनियन के रिम तक जाएगा। डेनी अब ग्रैंड कैनियन के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंच चुका था, और वहां उसने एक होटल रूम बुक किया और उन दोनों को उसी कमरे में बंद कर दिया। उसकी बंदूक ने उन्हें किसी से मदद मांगने तक नहीं दिया। कपल को लग रहा था कि डेनी कभी भी उन्हें गोलियों से उड़ा सकता है, और फिर डेनी ने अथॉरिटीज़ के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया। उसकी डिमांड्स थी, पुलिस को चाहिए कि उसकी तलाश बंद कर दे, उसका एक भाई जेल से रिहा किया जाए, और साथ ही वो चाहता था $1 करोड़ का रैंसम। उसने कहा कि वो एक बच्चों वाले परिवार को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा है और उसके बदले वो परिवार को छोड़ेगा। अगले दिन डेनी ने उसी कपल को गाड़ी में बिठाया और उन्हें एक स्टोर तक ड्राइव करने के लिए मजबूर किया। स्टोर में उसने नया कैंपिंग गियर, कपड़े और खाने का सामान खरीदा। लेकिन इससे पहले कि वो किसी परिवार को किडनैप करता, एक फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर ने डेनी को पहचान लिया और उसकी गाड़ी का पीछा करने लगा। डेनी ने पीछे मुड़कर उस अफसर पर गोली चलाई, जिससे अफसर को अपनी गाड़ी धीमी करनी पड़ी। उसने ड्राइवर से जोर से कहा, मूव इट, शट अप, लेट्स गो। जैसे ही थोड़ा फासला मिला, डेनी ने गाड़ी रुकवाई और जंगल में भाग निकला। अब बात साफ थी, डेनी अब और भी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। उसने अब कानून के अफसर पर गोली चला दी थी। FBI को पहले से ये जानकारी थी कि डेनी कह चुका है, मुझे जिंदा पकड़ने की कोशिश मत करना, मैं कभी सरेंडर नहीं करूंगा। FBI और वैली नेशनल बैंक से उसे गहरी दुश्मनी थी। अब जब उसने एक अफसर पर गोली चला दी तो साफ था कि वो किसी भी हद तक जा सकता था। किडनैप्ड कपल ने FBI को डेनी के नए कपड़ों और उसके पॉसिबल प्लान के बारे में बताया। इस जानकारी के आधार पर आर्म्ड सर्च पार्टीज ने एक बार फिर उस इलाके को खंगाला जहां डेनी को आखिरी बार देखा गया था, लेकिन इस बार भी ना कोई निशान मिला, ना कोई सुराग। डेनी अब फिर से पैदल था और ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क जैसे विशाल जंगल में कहीं छुपा हुआ था। FBI जानती थी कि डेनी ने ये साफ कहा है वो एक बच्चों वाले परिवार को किडनैप करने वाला है, और इससे पहले कि वो फिर से हमला करता, FBI ने अपना सबसे खास यूनिट उतारा, होस्टेज रेस्क्यू टीम HRT। HRT एजेंट्स ने पूरे इलाके को घेर लिया। कुछ एजेंट्स कैनियन में रस्सियों से उतरते, कुछ गुफाओं की तलाशी लेते और कुछ हेलीकॉप्टर से एरियल सर्वेलेंस कर रहे थे। अब ये सिर्फ एक भगौड़े की तलाश नहीं थी, ये एक ऐसे इंसान को रोकने की जंग थी जो कभी भी फिर से किसी को मार सकता था। FBI, एरिजोना डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस और लोकल शेरिफ डिपार्टमेंट्स की टीमें डेनी को ग्रैंड कैनियन के हर कोने में ट्रैक कर रही थी। सैकड़ों ऑफिसर्स, ट्रैकिंग डॉग्स और हेलीकॉप्टर्स लगाए गए ताकि डेनी को इससे पहले पकड़ लिया जाए कि वो किसी और को अपना शिकार बना सके। लेकिन ग्रैंड कैनियन की सच्चाई ये थी, ये पार्क 1.2 मिलियन एकड़ में फैला हुआ है। डेनी कहीं भी हो सकता था और टूरिस्ट के लिए अब ये जगह जिंदगी और मौत का सवाल बन चुकी थी। FBI ने फैसला लिया ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क को 4 जुलाई वीकेंड पर बंद किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कदम था। 4 जुलाई साल का सबसे व्यस्त वीकेंड होता है, लेकिन खतरा इतना बड़ा था कि अब सेफ्टी पहले थी। पार्क के 73 साल के इतिहास में पहली बार उसे किसी क्रिमिनल थ्रेट की वजह से बंद किया गया। FBI एजेंट कीथ टोलहर्स्ट बताते हैं, डेनी कैनियन के अंदर मूव कर रहा था और वहां इतने लोग थे कि हम किसी को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमने रोड ब्लॉक्स लगाकर लोगों को पार्क से बाहर निकालना शुरू किया। नए आने वाले विजिटर्स को एंट्री गेट पर ही लौटा दिया गया और जो लोग पहले से पार्क के अंदर थे उन्हें सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया। पुलिस ने ग्रैंड कैनियन के चारों तरफ एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर रोड ब्लॉक्स लगा दिए थे। हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी, हर ड्राइवर को सावधान किया जा रहा था। लेकिन डेनी रे हॉर्निंग को रोकने में वो कुछ सेकंड लेट हो गए। 4 जुलाई 2 ब्रिटिश टूरिस्ट महिलाएं पार्क छोड़ने की तैयारी में थी, तभी एक हथियारबंद आदमी उनकी ओर बढ़ा
वो समझ गई ये वही था, डैनी रे हॉर्निंग। हालांकि अब वो बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा था जैसा न्यूज़ रिपोर्ट्स में उसकी फ़ोटो में दिखता था। वो अब बहुत पतला हो चुका था, उसने बाल सुनहरे कर लिए थे और उसका चेहरा बिल्कुल क्लीन शेवन था। अब क्योंकि पाक लॉकडाउन था, उन महिलाओं को अगवा करके ले जाना डैनी का इकलौता रास्ता था बाहर निकलने का। एक रोड ब्लॉक पर जब उनकी कार को एक रेंजर ने रोका तो रेंजर ने तीनों से बात की, लेकिन डैनी ने महिलाओं को धमकाया था, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम दोनों को यहीं गोली मार दूंगा। महिलाओं ने आत्मसंयम बनाए रखा और डैनी उनके साथ शांत बैठा रहा। रेंजर ने ब्लॉन्ड हेयर और बदले हुए लुक की वजह से डैनी को पहचाना नहीं और उन्हें जाने दिया। जैसे ही वो पार्क से बाहर निकले, डैनी ने महिलाओं को आदेश दिया, गाड़ी चलाओ साउथ 60 माइल्स विलियम्स एरिजोना की ओर। अब वो ग्रैंड कैनियन से काफी दूर निकल चुका था। फिर एक सुनसान जगह पर डैनी ने गाड़ी रुकवाई। बंदूक निकालकर वो दोनों महिलाओं को जंगल के अंदर ले गया। उन महिलाओं को लगा अब उनका अंत आ गया है। उन्हें लगा कि डैनी उन्हें वहां मार डालेगा, लेकिन हैरानी की बात ये रही, डैनी ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और खुद उनकी गाड़ी लेकर भाग गया। जैसे ही डैनी की गाड़ी ओझली हुई, महिलाओं ने खुद को किसी तरह आजाद किया और पास के एक स्टोर तक दौड़ती हुई पहुंची। वहां के क्लर्क ने तुरंत पुलिस को फोन किया और पता चला कि पास ही एक ऑफिसर तैनात था। महिलाएं काफी डरी और हिली हुई थी, लेकिन शुक्र था वो सुरक्षित थी। अब पुलिस को डैनी की नई फिजिकल अपीयरेंस और उसकी गेटअवे व्हीकल की जानकारी मिल चुकी थी। पुलिस ने डैनी की चोरी की हुई गाड़ी का डिटेल तुरंत सभी यूनिट्स को भेज दिया और फिर एक डीपीएस ऑफिसर ने उस गाड़ी को ग्रैंड कैनियन या फिनिक्स की ओर जाते हुए देखा। ऑफिसर का नाम था स्टीफन कोस्टेलो, जो एरिजोना डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी में काम करते थे। जैसे ही डैनी उनकी गाड़ी के पास से गुजरा, कोस्टेलो ने उसका पीछा शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में ये पीछा एक सामान्य ड्राइव नहीं बल्कि एक खतरनाक कार चेज बन चुका था। कोस्टेलो बताते हैं, एक जोर की आवाज आई। मैं समझा गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब मैंने गेजेस चेक किए सब ठीक था। तभी मुझे एहसास हुआ मुझ पर गोली चली है। मैंने तुरंत अपने डिस्पैचर को रेडियो पर बताया कि मुझ पर फायर हुआ है, लेकिन मैं ठीक हूं और मैं पीछा जारी रख रहा हूं। डैनी ने हाईवे पर फायरिंग शुरू कर दी थी। कोस्टेलो की जान बच गई, लेकिन अब मामला और गंभीर हो चुका था। डैनी अब अपनी गाड़ी को सेडोना टाउन के पास एक रैंप पर मोड़ देता है। ऑफिसर ने देखा उसने अचानक ब्रेक मारे, गाड़ी स्लाइड हुई और वो एक साइन बोर्ड से टकरा गया। ऑफिसर ने फिर एक बार फायर किया, लेकिन गोली डैनी को नहीं लगी। एफबीआई ने पहले ही आदेश दे रखा था, कोई भी ऑफिसर अकेले जंगल में डैनी का पीछा नहीं करेगा। अब जब बैकअप पहुंचा तो टीम ने पूरे इलाके में ग्रिड सर्च शुरू की, लेकिन एक बार फिर डैनी रे हॉर्निंग किसी की पकड़ में नहीं आया। अंधेरा हो चुका था। एफबीआई और पुलिस की सर्च टीम पूरे इलाके में फैली हुई थी, लेकिन एक बार फिर डैनी रे हॉर्निंग का कोई पता नहीं चला। तभी एफबीआई के कमांड पोस्ट में एक अहम कॉल आया। सेडोना के पास के एक मोहल्ले में रहने वाले एक आदमी ने रिपोर्ट दी, मैंने एक अजनबी को देखा, वो हमारी गली में था और गार्डन होज से पानी पी रहा था। कॉल मिलते ही एक बॉर्डर पेट्रोल एजेंट मौके पर पहुंचा। सब जानते थे डैनी अब भी हथियारबंद है और शायद अब भी आखिरी गोली चलाने को तैयार। लेकिन 54 दिनों की रिलेंटलेस तलाश, हजारों मील की भागदौड़, जंगल, घाटियां और बर्फ और पत्थर के बीच भटकते भागते डैनी अब थक चुका था। उसने खुद को सरेंडर कर दिया। एक अफसर ने बताया, मेरे मन में कोई शक नहीं कि हमारी टीमों ने उसे इतना थका दिया था कि वो अब और नहीं भाग सकता था। वो जमीन पर लेटा हुआ था, थका हुआ, जीभ बाहर निकली हुई, एक ऐसा आदमी जो कह चुका था कि मैं जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। उसके पास अब भी बंदूक थी, लेकिन वो बस एक गिलास पानी मांग रहा था। डैनी रे हॉर्निंग को उसकी उग्र और हिंसक फरारी के लिए 6 साल की अतिरिक्त सजा मिली। इसके बाद कैलिफोर्निया अथॉरिटीज ने डैनी को ऑफिशियली एक्स्ट्राडाइट किया ताकि उस पर सैम मैकलक की हत्या का केस चलाया जा सके। उसका ट्रायल शुरू हुआ 12 मई 1994 को। प्रोसिक्यूशन ने यह साबित किया कि सितंबर 1990 में डैनी हॉर्निंग ने सैम मैकलक के घर में घुसकर उसे लूटने की कोशिश की थी। मैकलक ने 2 साल पहले एक रॉबरी के मामले में डैनी पर गवाही दी थी, जिसका बदला लेने डैनी आया था। उसने सैम को बांध दिया, उसे हेल्पलेस बना दिया। फिर उसने वहीं सॉर्ड ऑफ 22 कैलिबर वेस्टर्न फील्ड राइफल निकाली, जिससे पहले एक कुत्ते को मारते हुए देखा गया था। डैनी ने मैकलक के सिर पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी। जांच में मिले ब्लड स्पैटर, ड्रेन में मिले ह्यूमन टिश्यू और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने यह साबित किया कि डैनी ने मैकलक की लाश को टुकड़ों में काटा और फिर उसे बर्न्स कट रिवर में फेंक दिया। 15 जुलाई 1994 यानी सैम मैकलक की मौत के करीब 4 साल बाद एक कैलिफोर्निया ज्यूरी ने डैनी रे हॉर्निंग को मर्डर का दोषी ठहराया और उसे सुनाई गई मौत की सजा। डैनी रे हॉर्निंग को सैन क्विंटन प्रिजन भेजा गया। आज भी वो वहीं डेथ रो के मैक्सिमम सिक्योरिटी जोन में बंद है। अगर ये केस आपको चौंकाने वाला। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।